हूँ। ये गांधी जी के लिए शेर है। मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों को पता है। पिछले 3-3.5 महीने से जो हो रहा है, इस स्टेज के माध्यम से हर चीज अपडेट होती रहती है आपको। आज क्योंकि बोले यहाँ से उठते हैं, तो ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनेगा और लोगों के अंदर अपने हक को लड़ने के लिए जो हिम्मत पैदा होगी वो इसी धरने से होगी। और इस धरने को भी शाहीन बाग और जो आंदोलन किसानों का था उसके साथ इस धरने का नाम लिया जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि इस धरने को कामयाब बनाएं, आने वाली स्ट्राइक को कामयाब बनाएं। अगर आप इस धरने को साथ नहीं जोड़ते, अगर स्ट्राइक कल की हमारी कामयाब नहीं होती, अगर आप लोग नहीं आते, तो इसका नुकसान ये है कि आने वाली नस्लें जो इस यूनिवर्सिटी में जॉब करेंगी और जो लोग इस वक्त जॉब कर रहे हैं, वो सारी जिंदगी एक गुलामी की जिंदगी बसर करेंगे यहाँ पर। और कोई आइंदा अपने अंदर ये हिम्मत पैदा नहीं कर पाएगा कि वो अपने हक के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठाए। तो इसलिए मेरी आपसे ये मुद्दबाना गुजारिश है कि इस धरने को कामयाब करिए, कल की स्ट्राइक को कामयाब करिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमें इंसाफ के लड़ने वालों में याद रखे, न कि मुंह छुपाकर भागने वालों में। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, कल जो हमारी स्ट्राइक होने जा रही है, उसको ऐतिहासिक स्ट्राइक बनाने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी है कल डिपार्टमेंट में जाकर अपने सभी साथियों को साथ लेकर यहाँ पर आना है। तो कल आप ये लोग काम करेंगे, सभी हाथ उठा के मुझे तस्दीक कर दे यहाँ पे। पीछे वाले साथी सब हाथ उठाए। दूसरी चीज, ये आखिरी मौका है, मैं बता दूं, इसके बाद आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं बचा और कमेटी पूरी दमदारी से यहाँ पर है। और जो सुबह हादसा हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। हमारे सीनियर्स है, हमारी इज्जत है, हमारे सर का ताज है। अगर इनके साथ बदतमीजी होगी तो मैं वादे कर देना चाहता हूँ कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे फिर बदतमीजी करने से। दूसरी चीज, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कल भारी तादाद में यहाँ पर आना है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं आगे करना चाहता हूँ कि आप कब समझेंगे हमारी परेशानियों को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, टेबल पे आइए, बात करिए। आखिर बात क्यों नहीं करना चाहते आप? अगर आपको खतरनाक से परेशानी है या लेटर से बात करनी है तो लेटर से बात करिए, एविडेंस से बात करिए, हम एविडेंस भी देने को तैयार है। आप बात तो करिए, शुरुआत तो करिए, लेकिन आप तो बात ही नहीं करना चाहते। मेरे को समझ में नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन किस राह पे चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे अपनी नीति नियत दोनों खराब हो चुकी है उनकी। तो लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ, ये आखिरी मौका है साथियों, चूकना मत। अगर आप चूक गए तो आपको आने वाले नस्लें भी माफ नहीं करेंगी। और साथियों, डेलीवेटर साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा मसला रेगुलराइजेशन का भी है। सैलरी का तो इशू चल ही रहा है एफसी में, वो भी अभी पाइपलाइन में, अभी नहीं पता कहां तक किस रुख में जा रहा है वो। लेकिन दूसरा मसला जो हमारा रेगुलराइजेशन का है, पॉलिसी इस पर बननी चाहिए हर हाल में। तो मैं डेलीवेटर साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कल सब लोग यहाँ कंधे से कंधा मिला के हमारी कमेटी के साथ रहें इंशाल्लाह। और मैं अपनी बात को बस यही खत्म करता हूँ और आपसे दरखास्त करता हूँ, कल जरूर आना है सबको। ऐसी नौबत ना है कि कमेटी भाग रही है आपको बुलाने, अगर कहीं से पूरा आएगा तो हम भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ वादों और तकरीरों से कुछ होगा नहीं, सिर्फ वादों और तकरीरों से कुछ होगा नहीं। अब तो कुछ करके दिखाना बहुत जरूरी है, अब तो कुछ करके दिखाना बहुत जरूरी है। आप लोग देख रहे हैं जो सूरत हाल बनी है, और अब लगभग ये वाज़ेह हो चुका कि ऐसा नहीं है
कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा हो रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गांधी जी जैसा बताते हैं ना कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्रिएटेड प्रॉब्लम है, और जो क्रिएटेड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व नहीं कराया जा सकता। आप देखिए कि आपके साथ में चल क्या रहा है, और जैसा अभी यहाँ पे कहा गया कि धरना एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग ये धरना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं लगाए हुए हैं, हम लोग ये धरना एडमिनिस्ट्रेशन के जो कर्मी हैं वो हम पे जो जुल्म कर रहे हैं उस जुल्म के खिलाफ लगाए हुए हैं। हमारी लड़ाई किसी एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग हैं, कर्मचारी हैं हम। जब भी एएमयू प्रशासन की बात आती है तो हम लोग शामिल हैं, सैलरीज हम लोग बनाते हैं, फाइल्स हम लोग आगे बढ़ाते हैं, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कर्मचारी तो हैं, हम लोग हैं, लेकिन जो उसकी आड़ में हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी फाइल पे काम नहीं किया जा रहा है। ये आप काम नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग अपना काम रोक के सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हो तो अब हम भी काम नहीं करेंगे। शौक नहीं, मजबूरी है, ये काम हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं। अगर आप हमारे वादे पूरे कर चुके होते, अगर आपने हमारे हक दे दिए होते। अच्छा, एक मजे की बात देखिए कि मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, हमारे अगला एम्बुलेंस के लिए थोड़ा सा रास्ता एम्बुलेंस के लिए दे दीजिए, क्योंकि इंसान वही होता है जिसमें इंसानियत पाई जाती हो। थोड़ा रास्ता आप लोग दीजिए। ये जो बाबे सैयद पर सिक्योरिटी वाले हैं, ये एम्बुलेंस वगैरह को पीछे से निकाल दें, क्योंकि पब्लिक ज्यादा है और ये यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, तो अब कोई भी वो है वो वहां से डाइवर्ट कर दे। पूरा 1 साल से ज्यादा हो चुका है, 1 साल से ज्यादा, 13 महीने हो चुके हैं, और नतीजा आपको कभी कभी खुद पर सोचना चाहिए कि एक प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई कम से कम 13 महीने पहले हो गई, आप अभी तक उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं ये बात कह रहा था कि इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, किस लिए? कि आपको डीए इंक्रीमेंट दिया जा सकता है या नहीं। तो आप साफ साफ समझिए कि वापस देने के लिए आपको कितनी मीटिंग करनी पड़ रही है, तो आपने हटाने से पहले उसमें मीटिंग क्यों नहीं की थी? इसका मतलब पता चल रहा है कि आपने कोई मीटिंग नहीं की थी, आपने रातों रात हटा दिया था। मंशा क्या थी आपकी खुदा बेहतर जाने, लेकिन इतना तय है कि यह काम सही नहीं था, ये काम सही नहीं था। अगर सही होता तो आप जस्टिफाई कर पाते। अगर आप जवाब देने की पोजीशन में नहीं है तो इसका मतलब आपने गलत काम किया है, क्योंकि गलती जब आप करते हैं तो उसी का जस्टिफिकेशन होता है। वरना आप धड़े से कह सकते थे कि देखो हमने इसलिए ऐसा किया। जब हम लोगों को अपॉइंट किया गया था तो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा हुआ है, ग्रेड पे भी लिखा है और अलाउंसेस भी लिखा हुआ है कि प्लस अलाउंसेस हमारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे लिखा हुआ है। तो आप हमारे अलाउंसेस कैसे हटा सकते हैं? आप हमारे अलाउंसेस हटा कैसे सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर जब आपके प्रॉब्लम को आपकी नोटिस में आ गई, सब लोग आए, मैं उस बात को थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, जब सब लोग आए, एक्सटेंशन मिला, जितनी भी चीजें हुई, सैलरी 36 से 31 में गई, और अभी जो लास्ट फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई उसमें तय किया गया, पूछा गया आइटम रख के कि फाइनेंस कमेटी में क्या हम इनको OS 31 से पेमेंट के बाद इन अलाउंसेस को दे सकते हैं या नहीं। यहां बैठे, यहां खड़े जितने लोग हैं इसका जवाब जानते हैं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप OS 31 से अलाउंसेस नहीं दे सकते। अरे हमारा तो बेसिक सवाल यह था कि आपने हमें 36 से 31 में लाए कैसे हैं? अगर आप हमें 31 में लाए नहीं होते तो ये अलाउंसेस के लिए आपको पूछना नहीं पड़ता, तो आप हमें 36 में वापस कीजिए, क्योंकि बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के आप हमें 36 में हटा के 31 में लेके आए। दूसरी चीज, 23 तारीख को जो ईसी हुई उसमें हाई पावर कमेटी की मीटिंग पे डिस्कस, कमेटी की रिपोर्ट पे डिस्कस करना था। हाई पावर कमेटी 24 जून 2023 को बनाई गई थी, 2.5 महीने का वक्त दिया था कि इनकी प्रॉब्लम दूर कीजिए। हाई पावर कमेटी ने 2.5 महीने में 15 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, आपने उस पर कोई काम नहीं किया। बाद में एक वर्ड लोगों के जरिए सुना पड़ा कि वेटिंग होनी है साहब। वहां बात यह हुई थी कि 2 डेट निकल के आई थी, 23 जनवरी 2021 लास्ट ईसी जो कुंवर आबिद अली की हुई, और 15 सितंबर 2023
लास्ट जिस दिन एचपीसी की रिपोर्ट सबमिट हुई कि उस दिन जिसके भी 10 साल हो जाएंगे उसका रेगुलराइजेशन हो जाएगा। 4 ईसी मेंबर 2021 23 जनवरी 2021 में थे, 3 ईसी मेंबर जो 7 सदस्यीय कमेटी में थे वो 15 सितंबर 2023 के लिए थे। बाद में डिस्कशन ये एंड हुआ कहके कि इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में वोटिंग हो जाएगी और जो डेट डिसाइड होगी दोनों लोग मानेंगे। आपने वोटिंग शब्द को वेटिंग में बदल दिया जबरदस्ती। वेटिंग वर्ड मेंबर्स को नहीं पता, कमेटी के चेयरमैन को नहीं पता, कमेटी मेंबर्स को नहीं पता। चलो ठीक है, अब अगर वेटिंग रिपोर्ट वहां से ओपिनियन आई है तो अब उसमें क्वेरी किया जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि 2 पेज की रिपोर्ट गई थी, उसकी वेटिंग उस पर सलाह होकर आ जाती कि 21 या 23 इसमें से कौन सी रिपोर्ट होगी। उसमें पूछा क्या जा रहा है सबसे पहले कि क्या ये 2023 में लीगली परमिसेबल है या नहीं है, पहला सवाल। उसी का पी पार्ट, इफ यस अगर ऐसा है तो व्हाट शुड बी द कट ऑफ डेट, तो कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए। चलो सही है, लेकिन आपने ऑप्शन में 2 डेट नहीं दी है, आपने ऑप्शन में 4 डेट दी। आपको 2 डेट देनी थी, एक 23 जनवरी 2021 और एक 15 सितंबर 2023। आप उसमें दे रहे हैं पहली डेट 10 अप्रैल 2006 जजमेंट डेट, जिस दिन उमा देवी का जजमेंट आया। दूसरी डेट 29 अगस्त 2015 जिस दिन आपने कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की। तीसरी डेट 23 जनवरी 2021 जिस दिन कुंवर आबिद की स्क्रीनिंग कमेटी हुई। चौथी डेट 15 सितंबर 2023 जिस दिन हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई। अब आप वकील से क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या कहेगा? वो बहुत मोटी सी बात कहेगा जो वकील कहते हैं। उसने लिखा कि उमा देवी के जजमेंट में जजमेंट की डेट तो लिखी है मगर कट ऑफ डेट नहीं लिखी है। तो इस बारे में आप लोग अपने बात में सोचिए और मिनिस्ट्री से राब्ता कायम करके लीजिए। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये लेटर 1 अप्रैल 2014 में मिनिस्ट्री ने भेजा था कि आप ये लागू कीजिए और 29 अगस्त 15 में बिना इंप्लीमेंट किए आपने झूठी कंप्लायंस रिपोर्ट भी भेज दी कि साहब हम कंप्लायंस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री में जब आप पूछने जाएंगे तो क्या मिनिस्ट्री नहीं कहेगी अरे अभी तक किया नहीं है तुमने, अरे हमने तो 1 अप्रैल 14 में कहा था। 10 साल से तुम कर क्या रहे थे, तुम 10 साल से कर क्या रहे थे? मिनिस्ट्री आपसे पूछेगी नहीं। आप उस डेट को जिस दिन ईसी ने सबमिट की है 2 डेट्स 23 जनवरी 2021 और 15 सितंबर 2023 उसको ईसी में रखिए, तत्काल प्रभाव से ईसी में एक डेट फाइनल हो और हम लोगों का रेगुलाइजेशन का ऑर्डर निकालिए। और यही इस प्रॉब्लम का हल है, क्योंकि जब रेगुलाइजेशन हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली 36 में आएंगे, अलाउंसेस और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब दूसरी बात, ये हड़ताल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला काम नहीं किया जा रहा है। जितने वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। हमने हर बार आप पे भरोसा किया, हमारा एक भी भरोसा पे कायम नहीं हुआ। हर वादे को तोड़ा गया, हर वादे को झूठा साबित हुआ। इसीलिए मजबूरी में आके हड़ताल की जा रही है। ये आपके वजूद की लड़ाई है, आपका वजूद खतरे में है। आप समझिए सिर्फ मार्च तक का एक्सटेंशन आपके पास में है। दूसरी बात, हर आदमी जो कह रहा है कि यहाँ पे क्या इस धरने की अहमियत के हिसाब से बता रहा हूं कि हड़ताल क्यों जरूरी है। हड़ताल इसलिए जरूरी है या काम न करना इसलिए जरूरी है कि इंसान की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। अभी जैसे बताया ना कल जनाब वसीम अली ने कि जब जनाब इब्राहिम को आग में फेंका गया था, नमरूद ने जब आग के हवाले किया था तो गिरगिट ने फूंक मारी थी, गिरगिट ने फूंक मारी थी और एक परिंदे ने चोंच से एक पानी की बूंद टपकाई थी। ना तो परिंदे की पानी की बूंद से आग डाउन हो सकती है, आग नहीं ठंडी हो सकती थी, और ना ही गिरगिट की फूंक से आग बढ़ सकती थी। आग की तेजी में कोई फर्क नहीं आने वाला था, लेकिन इससे उनकी पहचान हो रही थी, उनकी पोजीशन क्लियर हो रही थी कि कौन क्या कर रहा है, कौन जुल्म के खालिफ है, कौन जुल्म के साथ है और कौन जुल्म के खिलाफ है। तो यहाँ बैठे हर आदमी को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। मतलब नहीं है, मकसद नहीं है कि जंग का रिजल्ट क्या होगा। हम लड़ाई में साफ करना चाहते हैं कि हम गिरगिट की साइड नहीं है, हम परिंदे की साइड है, हम परिंदे की साइड हैं। क्योंकि काम एक आदमी करता है। अरब भाई ने बताया कि नस्लें सजा भुगतती है, बिल्कुल सही है। उस वक्त के गिरगिट ने फूंक मारी थी, आज तक के गिरगिट को मारने का हुक्म है, और उस वक्त के परिंदे ने एक बूंद पानी डाला था, आज तक उनका ख्याल रखने का हुक्म है।
इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि कल की हड़ताल आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी भी तरीके से रुकना नहीं है, आना है और कामयाब बनाना है।